हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पीसीएस मंत्रा का टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज आपकी यूपी पीसीएस और आरओ आरओ दोनों के लिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा और आरओ आरओ के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये नहीं कि यहाँ से सारे प्रश्न आ जाएंगे आपके, ये है कि जो इसका व्याख्या है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो टॉपिक वाइज यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए इस टेस्ट सीरीज को हम सॉल्व करेंगे। और आप लोगों को पता ही होगा कि पीसीएस मंत्रा या फिर जीएस वर्ल्ड या फिर ध्येय आईएएस, ये कुछ ऐसे टेस्ट सीरीज हैं जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है इनको सॉल्व करने से। तो इसलिए हम इस टेस्ट को सॉल्व करेंगे। और आप लोग प्लीज़ पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आधी जो हमारा मई मंथ है वो आधा कंप्लीट हो चुका है, आधा शेष बचा हुआ है। तो अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो कि अभी एग्ज़ाम का कुछ नहीं है, कैसे नहीं है, तो प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम अब 2 से जो है 4-5 जो होगा इलेक्शन का वो आ जाएगा अपना रिजल्ट। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होना ही होना है। बहुत होगा 1 महीने डिले कर देंगे, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए और टेस्ट वगैरह सॉल्व करते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप परचेज करने जाइए या फिर कुछ भी। ये जो पीडीएफ है हम अपने चैनल टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज। ये जो टेस्ट है ये हिस्ट्री का टेस्ट है, और हम इस मतलब प्रश्न भी सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ इसका जो है व्याख्या भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ की, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्र पाषाणी का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, ताम्र पाषाणी का स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे जो है नाहरान, खैराडीह और सोहगौरा, ये सब जो हैं ये उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। कौन सा यहाँ पे स्थित नहीं है, तो नवदा टोली जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो हड़प्पा स्थल से पूर्व तांबे और पत्थर के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग की विशेषता वाले प्राचीन संस्कृति को ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा गया। भारत में ताम्र पाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई जाती है। ये नवदा टोली जो है यह मध्य प्रदेश का प्रमुख ताम्र पाषाणिक पूरा स्थल है। शेष यानी कि नाहरान, खैराडी और सोहगौरा ये उत्तर प्रदेश के हैं। नवदा टोली जो है यह मध्य प्रदेश का है। तो प्रश्न में चूंकि पूछा गया है कि कौन सा उत्तर प्रदेश का नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ। भारत में सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ, तो भारत में सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ नव पाषाण काल में हुआ, तथा भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि यानी कि गेहूं साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद में स्थित लहुरादेव है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। स्थल दिया हुआ है एक तरफ उत्खनन करता दिया हुआ है, तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। हड़प्पा, राखलदास बनर्जी, चनहुदड़ो, मैके, रोपड़, यज्ञदत्त शर्मा, लोथल, आर.एस. बिष्ट। तो यहाँ पे कौन कौन सही सुमेलित नहीं है, तो हड़प्पा का राखलदास बनर्जी नहीं है। राखलदास बनर्जी जो हैं ये मोहनजोदड़ो के हैं। हड़प्पा के दयाराम साहनी जी हैं। चनहुदड़ो के जो खोजकर्ता हैं ये मैके हैं। रोपड़ के उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा, ये भी सही सुमेलित है। और लोथल के जो हैं वह एस.आर. बिष्ट नहीं है, एस.आर. राव है। तो यहाँ पे पहला और चौथा गलत है, बाकी दूसरा एवं तीसरा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल प्राग हड़प्पा, हड़प्पा कालीन एवं हड़प्पोत्तर तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा यहाँ पे ऐसा शहर है जो कि तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मांडा जो है या हड़प्पा प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन एवं हड़प्पोत्तर तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन एवं हड़प्पोत्तर तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है। मांडा के अतिरिक्त सुरकोटदा, धौलावीरा तथा राखीगढ़ी जैसे स्थल हैं जो उपयुक्त तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मांडा के बारे में एक विशेषता और जानते रहिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जो है यह मांडा है।
सबसे उत्तरी स्थल यहाँ पे मांडा है, तो ये भी इसको आप लोग जानते रहिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दैमाबाद, गोदावरी, आलमगीरपुर यमुना, सूतकांगेडोर, दास्क, मांडा, सिंधु, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो सूतकांगेडोर दास्क दिया हुआ है, तो सूतकांगेडोर जो है यह सही सुमेलित नहीं है। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही सुमेलित है, तो सूतकांगेडोर जो दिया हुआ है दास्क नदी किनारे है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। बाकी दैमाबाद जो है यह प्रवरा नदी किनारे है, गोदावरी के किनारे नहीं है। आलमगीरपुर जो है यह यमुना नदी किनारे नहीं है, हिंडन के किनारे है। और मांडा जो है यह सिंधु नदी के किनारे ना होकर के चिनाब नदी के किनारे है। तो इसको याद रखिएगा आप, जो सही सुमेलित है वह है ऑप्शन सी, बाकी का हमने सही आंसर जाना, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है यह है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल सार्तलुई वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो ये जो स्थित है यह है अफगानिस्तान में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान देशों तक था। प्रमुख हड़प्पा स्थल सार्तुलई वर्तमान में अफगानिस्तान में स्थित है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु का चित्र हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं पाया गया? किसका चित्र हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर नहीं पाया गया है? तो घोड़ा जो है इसका चित्र हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर नहीं पाया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थानों से लगभग 4000 से ज़्यादा मोहरें प्राप्त हुई हैं, जो आमतौर पर चौकोर शक्ल में सेलखड़ी से निर्मित हैं। इन मोहरों पर अनेक पशु के चित्र हैं, परंतु किसी भी मोहर पर घोड़े का चित्र मौजूद नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे असत्य दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता के बारे में? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक प्रकृति का था, ये भी सही है। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक रीति रिवाजों में समानता विद्यमान थी, ये गलत है। हड़प्पा वासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, तो ये सही है। तो यहाँ पे कौन सा असत्य पूछा गया है, कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे असत्य कथन है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्यों असत्य है। हड़प्पा सभ्यता में भिन्न भिन्न क्षेत्रों से अलग अलग धार्मिक रीति रिवाज प्रचलित थे, जैसे अंतिम संस्कार की विभिन्न प्रकृतियों का पाया जाना। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में अन्य सभी जो कथन दिए हुए हैं ये सही हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में कौन सा एक प्रचलित मत है? सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में कौन सा एक प्रचलित मत है? तो यहाँ पे बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा ये भी प्रचलित है, नदी मार्ग का परिवर्तन ये भी प्रचलित है, और आर्यों का आक्रमण ये भी प्रचलित है। तो यहाँ पे सभी मत जो ऊपर दिए हुए हैं सभी प्रचलित हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, प्राचीन आर्यों के निवास स्थल सप्त सिंधु के क्षेत्र में विस्तार कौन सी नदी शामिल नहीं है? प्राचीन आर्यों के निवास स्थल सप्त सिंधु के क्षेत्र विस्तार में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो यहाँ पे जो है गोमल नदी शामिल नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन आर्यों के निवास स्थल यानी कि सप्त सिंधु के क्षेत्र दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से लेकर यमुना नदी तक विस्तार में निम्नलिखित 7 नदियां शामिल थीं। इसमें जो 7 नदियां शामिल थीं उन नदियों का नाम सुन लीजिए। सिंधु नदी, बितस्ता यानी कि झेलम नदी, अस्किनी यानी कि चेनाब नदी, परुषणी यानी कि रावी नदी, विपाशा यानी कि ब्यास नदी, सतुद्री यानी कि सतलज नदी और सरस्वती। प्राचीन नदी गोमल जो है या वर्तमान में गोमती नदी से पहचाना जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो शतपथ ब्राह्मण जो है यह यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वह हैं ऐत्रेय और कौशिकी। सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वह हैं जैमिनी और तांडे। यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण के अतिरिक्त एक ब्राह्मण और है तैतरीय, और अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपथ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता किसे कहा जाता है? उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता जो है यह इंद्र को कहा जाता था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में कृषि वैदिक लोगों का प्रमुख व्यवसाय बन गई। कृषि हेतु बैलों भैंसों को घरों में पाला जाने लगा तथा इंद्र जो वर्षा के देवता थे को कृषि का देवता उपनाम भी प्रदान किया गया, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? जैन तीर्थंकर प्रतीक चिन्ह कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? नेमिनाथ अश्व, तो नेमिनाथ का अश्व नहीं है, शंख है। अजीतनाथ का कलश नहीं है, हाथी है। और पार्श्वनाथ का सर्पण है, बिल्कुल सही है, ये सही दिया हुआ है यहाँ पे पहले से।
मल्लीनाथ का सिंह नहीं है, कलश है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी पहले से सही दिया हुआ है, तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं, बौद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है बौद्ध दर्शन के अनुसार। तो यहाँ पे बौद्ध दर्शन के अनुसार दोनों में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि गलत क्यों है। तो बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते थे। तो बौद्ध दर्शन के संबंध में उपयुक्त दोनों कथन सत्य नहीं है, क्योंकि बौद्ध लोग जो थे वह बौद्ध दर्शन जो था आत्मा की सत्ता को अस्वीकार करता है और पुनर्जन्म को मानता है। पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को बौद्ध लोग मानते हैं। तो यहाँ पे दोनों कथन ऑलरेडी गलत हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन यहाँ पे है, यहाँ पे महाजनपद दिए हुए हैं और उनकी राजधानी दिया हुआ है। पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चेदी सोथवती बिल्कुल सही है, असमक का पोटन ये भी सही है, और कंबोज का हाटक ये भी सही है। अंग का जो राजगृह दिया हुआ है, तो अंग मगध की राजधानी राजगृह थी, अंग की राजधानी जो है चंपा थी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। और इस प्रश्न में चूंकि पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी ही यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया। तो यह स्थापित किया था उदयन ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश के शासक उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना कर सर्वप्रथम मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से मौर्य काल में कौन शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं माना जाता था। कौन सा इसमें नहीं माना जाता था। तो नालंदा जो है या मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी वाराणसी, उज्जैन और तक्षशिला ये सब मौर्य काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। नालंदा जो है या मौर्य काल में प्रमुख शिक्षा का केंद्र नहीं था। तो मौर्य काल में वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शिक्षा दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इस काल में धर्म, व्याकरण, अर्थ तथा व्रत शिक्षा के अनिवार्य विषय माने जाते थे। मौर्य काल में वाराणसी, तक्षशिला तथा उज्जैन शिक्षा के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है कि भूमिदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। भूमिदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो यह अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है हमें नानाघाट अभिलेख से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आंध्र सातवाहन वंशीय सातकर्णी प्रथम की रानी नागनिका के नानाघाट अभिलेख से पता चलता है कि इसने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि अनुदान में दी थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन पश्चिमी तट के बंदरगाहों में कौन सा सर्वप्रमुख बंदरगाह था। कौन सा बंदरगाह यहाँ पे सर्वप्रमुख था। तो भड़ौच बंदरगाह यहाँ पे सर्वप्रमुख था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में पश्चिमी तट के बंदरगाहों में भड़ौच, चौल, कल्याण, कैम्बे प्रमुख थे। भृगुकच्छ अथवा भड़ौच पश्चिमी भारत का सबसे प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हूण सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी। तो भारत में हूण सत्ता की नेतृत्व जो है ये हुई थी तोरमाड़ के नेतृत्व में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। हूण मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। इसका प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ, जिसका नेतृत्व खुशनवाज ने किया था। जबकि हूण का दोबारा आक्रमण तोरमाड़ के नेतृत्व में हुआ। उसने चंद्रभागा नदी के तट पर पवैया नामक स्थान पर अपना शासन स्थापित किया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को कहा गया। क्या कहा गया। तो यह कहा गया धर्म विजय। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति में पता चलता है कि समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने के बाद उनके राज्य वापस कर दिए थे, इसलिए विजय को धर्म विजय कहा गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं जैंद्रमीज नाम से पुकारा। किसको पुकारा है। तो यह पुकारा गया है घनानंद को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अंतिम नंद राजा घनानंद जो सिकंदर का समकालीन था, जो एक राट की उपाधि धारण करने वाला संभवतः पहला शासक था। यूनानी लोग घनानंद को अग्रमीज या जैंद्रमीज कहते थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ है। गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला जो प्रथम ग्रंथ है वह है अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र में राज्य के गुप्तचर को गृह गूढ़ पुरुष कहा गया।
अर्थशास्त्र में राज्य के जो गुप्तचर होते थे उनको गूढ़ पुरुष कहा जाता था। इसमें गुप्तचर विभाग का नाम महामात्यसर्प मिलता है। इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया है, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख है। गार्गी संहिता ज्योतिष की पुस्तक है, जिसमें यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। और दिव्यावदान जो है यह एक बौद्ध ग्रंथ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो ये अंकित हैं हुबिक्स के सिक्कों पर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हुबिक्स जो थे एक कनिष्क कुषाण शासक थे। कुषाणों ने ही सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, जो कि 124 ग्रेन के थे। हुबिक्स के सिक्कों पर भारतीय देवी देवता पहले के कुषाण शासकों के से अधिक मिलते हैं। इनमें जो है बुद्ध, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, शंकरषण, उमा आदि शामिल हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की? निम्नलिखित में से मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो मंदसौर प्रशस्ति की रचना जो हुई है वह वत्स भट्टी द्वारा की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वत्स भट्टी कुमारगुप्त प्रथम का दरबारी कवि था। इसने 472 ईस्वी में मंदसौर प्रशस्ति की रचना की। वीरसेन सौ चंद्रगुप्त द्वितीय का युद्ध सचिव था। इसकी रचना उदयगिरी गुहालेख है। हरिसेन जो है यह प्रयाग प्रशस्ति की रचनाकार हैं, जबकि कालिदास ने मालविका, अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, मेघदूतम इत्यादि की रचना की। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कौन यहाँ पे सही सुमेलित है? तो प्रियदर्शिका यहाँ पे मयूर शतक जो जयसेन दिया हुआ है, सॉरी पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मयूर शतक जो जयसेन दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मयूर शतक की रचना मयूर ने किया था। मयूर शतक को ही सूर्य शतक भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे ऐसा है जो कि सही सुमेलित नहीं है। बाकी प्रियदर्शिका, हर्षचरित, बाणभट्ट और सूर्य शतक, मयूर ये सब सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक की किस गुफा का निर्माण बिहार के बराबर पहाड़ियों में नहीं करवाया? निम्नलिखित में से अशोक ने किस गुफा का निर्माण जो है वह बिहार के बराबर पहाड़ियों में नहीं करवाया? तो ये जो गुफा है इसका नाम है लोमहर्षि गुफा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लोमहर्षि गुफा का निर्माण अशोक ने बिहार के बराबर पहाड़ियों में नहीं करवाया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें और 19वें वर्ष सुदामा, विश्व झोपड़ी तथा कर्णचौपर गुफा का निर्माण बराबर की पहाड़ियों में करवाया, जबकि अशोक पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों में लोमहर्षि गुफा का निर्माण करवाया था। उपयुक्त गुफाएं आजीवक संप्रदाय को दान में दी गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है कि मौर्यकालीन करों में कौन सा एक प्रकार का धार्मिक कर था? मौर्यकालीन करों में कौन सा एक प्रकार का धार्मिक कर था? तो बलि जो था यह धार्मिक कर था। ऑप्शन ए आप सही आंसर हो जाएगा। बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था। रज्जु जो था यह भूमि की माप के समय लिया जाने वाला कर था। और विबीत जो था यह चारागाह कर था। और हिरण्य जो था यह एक नगद कर था, जो अनाज के रूप में ना लेकर नगद लिया जाता था। तो बाकी सबने हमने देख लिया। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन शासकों ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रचलन किया? किन शासकों ने जो है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रचलन किया? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वह है कुषाणों ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शकों तथा पार्थियनों ने संयुक्त शासन का प्रचलन प्रारंभ किया। शकों तथा कुषाणों ने पार्थियनों के माध्यम से क्षत्रपीय प्रणाली चलाई, जबकि कुषाणों ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रचलन किया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शतमान सिक्के किस धातु के ढाले जाते थे? शतमान सिक्के जो थे वह किस धातु के ढाले जाते थे? तो या चांदी के ढाले जाते थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सोने के सिक्के जो होते थे वह निष्क, स्वर्ण, पल थे। चांदी के सिक्के शतमान नाम से जाने जाते थे। तांबे के सिक्के जो थे या काकनी के नाम से जाने जाते थे। और करसापण जो कि सोना, चांदी, तांबा, रागा, सीसा आदि धातुओं का होता था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई? किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो नालंदा की स्थापना जो है वह कुमारगुप्त ने करवाई थी, जिनकी जो उपाधि थी वह थी महेंद्रादित्य। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यही कुमारगुप्त
का ही नाम है, महेंद्रादित्य भी नाम था इनका। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, जो बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। वर्तमान में यह बिहार के राजगीर के समीप स्थित है, जिसे 2010 में पुनः स्थापित किया गया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है? कौन सा स्मारक ऐसा है जो कि पल्लव काल से यहाँ पे संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिंगराज मंदिर जो है यह पल्लव काल से संबंधित नहीं है। बाकी कैलाशनाथ मंदिर, धर्मराज रथ और शोर मंदिर ये सब पल्लव काल से संबंधित है। शोर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है, इसका निर्माण पल्लव शासकों द्वारा किया गया। यह राज सिंह शैली का प्रथम उदाहरण है। कैलाशनाथ मंदिर कांची में स्थित है। यह मंदिर राज सिंह शैली के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। यह पल्लवों के सबसे अलंकृत मंदिरों में से एक है। उड़ीसा में लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजाओं द्वारा किया गया था। लिंगराज मंदिर पूर्ण विकसित नागर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रारंभ में लिंगराज मंदिर का नाम कृतिबास मंदिर था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने वातापी कोड उपाधि धारण की थी? किसने धारण की थी? तो यह उपाधि थी नरसिंह वर्मन प्रथम की। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार करने के पश्चात नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोड की उपाधि धारण की। महेंद्र वर्मन प्रथम ने शत्रुमल, परमेश्वर प्रथम ने एकमल तथा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने अमित्रमल्ल की उपाधि धारण की। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? ये सब प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं प्रथम और आखिरी शासकों के बारे में। तो यहाँ का पहला अंतिम शासक जो था पल्लव वंश का वह था अपराजिता। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कांची के पल्लव वंश का संस्थापक सिंह वर्मा था, जबकि उनका वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु था। अंतिम महत्वपूर्ण पल्लव शासक अपराजित वर्मन था, जबकि अंतिम शासक कंप वर्मा था। पल्लव शासकों की राजधानी कांची थी, जबकि कावेरी नदी को पल्लवों की प्रिया कहा जाता था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है। कौन सी गुफा है? तो ये गुफा है एलोरा की गुफा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एलोरा में बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित गुफाएं मिलती हैं। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ है। एलोरा गुफा में कुल 34 गुफाएं हैं, जिसमें जो है गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्धी, 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक गुफाएं जैन से संबंधित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है? तो उत्तर रामचरितम के जो रचयिता हैं वह है भवभूति। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भवभूति कन्नौज नरेश यशोवर्मन के दरबार में रहते थे। यहीं पर भवभूति ने संस्कृत के 3 नाटक महावीर चरित, मालती माधव एवं उत्तर रामचरित लिखा। राजतरंगिणी में वर्णित है कि ललितादित्य ने यशोवर्मन को हराया और उसके दरबार में रहने वाले वाक्यपति एवं भवभूति को कश्मीर लेता आया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया? तो मोहम्मद गोरी जो है गजनी जाते समय खोखरों के द्वारा मारा गया था। ऑप्शन बी डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गोरी की सिंधु नदी के तट पर धम्यक नामक स्थान पर नमाज पढ़ते समय 1206 ईस्वी में हत्या कर दी गई। चंद्रबरदाई इसका श्रेय पृथ्वीराज तृतीय को देते हैं, जिनको पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है, जो कि तर्कसंगत नहीं है। आधुनिक इतिहासकार खोखरों को इसका श्रेय देते हैं। गोरी के शव को गजनी में दफनाया गया। मोहम्मद गोरी ने गोमल दर्रे से भारत पर आक्रमण किया। उसका पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के करमाथी जाति के सियाओं पर हुआ। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था। कहाँ पे दफनाया गया था? तो इन्हें दफनाया गया था लाहौर में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1210 ईस्वी में ऐबक की लाहौर में चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई। चौगान वही ऐसा खेल होता है जैसे अभी टाइम में पोलो खेला जाता है। तो चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई, उससे लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। वह ऐबक जनजाति का तुर्क था। ऐबक को पीलबक्स यानी कि हाथियों का दान देने वाला, लाखबक्स यानी कि लाखों का दान करने वाला, कुरान ख्वां, जो कि वो कुरान बहुत अच्छे तरीके से गाते थे इसलिए उनको कुरान ख्वां भी कहते थे, और हातिम द्वितीय भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। और जितनी उपाधियां बताएं इनको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? तो बलबन का जो जन्म था यह तुर्कों के
इल्बरी समुदाय में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बलबन का जन्म तुर्कों की इल्बरी शाखा में हुआ था। उसका मूल नाम बहाउद्दीन था। जब वह सुल्तान बना तो उसने गियासुद्दीन की उपाधि धारण की। उसकी एक अन्य उपाधि उलूग खां थी। बलबन को द्वितीय इल्बरी वंश का संस्थापक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था? तो दिल्ली का प्रथम शासक जो था वह था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने दक्कन को भेजा था। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अलाउद्दीन महावत खान, शाहजहां एवं औरंगजेब ने अपने सामरिक एवं राजनीतिक जीवन की शुरुआत दक्कन से ही किया था। दक्षिण भारत पर पहला तुर्की आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। वहीं दक्षिण भारत जाने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का मुख्य उद्देश्य धन प्राप्ति था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय मलिक काफूर को जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सल्तनत सुल्तान ने किया था? तो ये किया गया था खुसरो शाह के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। खुसरो शाह मलिक नासिरुद्दीन शाह के नाम से सुल्तान बना। इसने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण किया। मुबारक खिलजी ने उसे खुसरो खां की उपाधि दी तथा अपने राज्य का प्रधानमंत्री बनाया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मसाहत निम्न में से संबंधित था? मसाहत किससे संबंधित था? तो मसाहत जो था यह भूमि से संबंधित था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का बंदोबस्त मसाहत कहलाता था। इसमें प्रति इकाई विस्वा को आधार बनाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने मसाहत को अपनाया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी? तो अमीर खुसरो ने अपनी जो रचना है आशिका उसको लिखा था खिज्र खान की आदेश पर। ऑप्शन ए सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आशिका देवल देवी एवं खिज्र खान के प्रेम संबंधों पर आधारित पुस्तक है। उन्होंने 1315 ईस्वी में इस पुस्तक का लेखक खिज्र खां के आदेश पर किया था। इसी में अमीर खुसरो कहते हैं कि मैं भारत की प्रशंसा करता हूं तो मुझे पक्षपाती न समझा जाए। इस पुस्तक में अमीर खुसरो मंगोलों द्वारा स्वयं के बंदी बना लिए जाने की भी सूचना देते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक तो दंतीदुर्ग था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतीदुर्ग था। संजन अभिलेख से पता चलता है कि दंतीदुर्ग ने उज्जैन पर अधिकार कर हिरण्यगर्भ दान यज्ञ किया था। यज्ञ में प्रतिहारों ने द्वारपाल की भूमिका निभाई थी। उसने तुला पुरुष दान यज्ञ भी संपन्न किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह की चोलकालीन प्रशासनिक इकाई को व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी। चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी वो क्या थी? तो ये जो इकाई थी यह थी नगरम। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नगरम चोलकाल में व्यापारिक नगरों तक सीमित थी। नगरों में व्यापारियों के संगठन को वलंजियर भी कहा जाता था। नगरों में व्यापारियों के निगम को नगरटार तथा उनके अधीन रहने वाली भूमि को नगरकनी कहा जाता था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंदेल साम्राज्य का जेजाकभुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ था? किससे उत्पन्न हुआ? तो यह जयशक्ति के नाम से उत्पन्न हुआ। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चंदेल राज्य बुंदेलखंड में स्थित था। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाकभुक्ति है। महोबा लेख के अनुसार इस वंश के तीसरे राजा जयशक्ति अर्थात जेजा ने अपने शासित क्षेत्र को वैसे ही अपना नाम जेजाकभुक्ति दिया जैसे राजा पृथु ने पृथ्वी नाम दिया था। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी कालिंजर थी। राजा धंग ने खजुराहों को चंदेलों की राजधानी बनाया। तब से खजुराहों ही चंदेलों की राजधानी है। तो यहाँ पे इसका जो पहला सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को उसकी मृत्यु के पश्चात अरस आसियानी कहा गया? किसको कहा गया अरस आसियानी? तो यह कहा गया था अकबर को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मुगल काल में सम्राटों में अकबर का सामाजिक सुधारों को लेकर एक अलग स्थान है। उसने सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने का प्रयास किया। अकबर का अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुआ। अकबर को ही उसकी मृत्यु के पश्चात अरस आसियानी यानी कि स्वर्ग में रहने वाला, अर्श आसियानी का जो मीनिंग होता है हिंदी में वह होता है कि स्वर्ग में रहने वाला कहा गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कुछ युद्ध दिए हुए हैं और उनकी डेट दिया हुआ है तो पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। बहादुरपुर का युद्ध जो हुआ था 14 फरवरी 1668 में हुआ था, बिल्कुल सही सुमेलित है। सामूगढ़ का युद्ध जो है वह 15 अप्रैल 1600
58 को ना होकर के 29 मई 1658 को हुआ था। दारा शिकोह एवं औरंगजेब की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में दारा शिकोह जो है वह पराजित हुए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1659 और देवराई का युद्ध 13 मार्च 1659, ये सब सही सुमेलित हैं। यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी 11 जून 1665 को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 11 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई। संधि के कारण शिवाजी की छवि को बहुत नुकसान हुआ। इसी संधि के फलस्वरूप शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को 5000 घुड़सवारों के साथ मुगल सेना में भेजने की सहमति दी थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर का वजीर निजामुद्दीन बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर किसे बाबर का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? किसे बाबर का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? तो यह बनाना चाहता था मेहदी ख्वाजा को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाबर का वजीर निजामुद्दीन एक योग्य प्रशासक एवं वीर योद्धा था। वह लगभग सभी युद्धों में सक्रिय रूप से भाग लिया था। निजामुद्दीन ही चाहता था कि बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर मेहदी ख्वाजा को उत्तराधिकारी बनाया जाए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। आगे की वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे और जो प्रश्न बचे हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।